तो आज हम लोग ये भारतीय मानव विज्ञान के अंतर्गत जाति का अध्ययन करेंगे। और इसलिए अगर जाति का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले जाति के जो डायमेंशन है उसको हम देख लें। तो पहला हमें पढ़ना है कि जाति क्या है, किसको कहते हैं जाति। दूसरा इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है जाति की विशेषता। तीसरी डायमेंशन इसके जो है जाति व्यवस्था की संरचना। चौथा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हम इसमें पढ़ेंगे जाति के अध्ययन के दृष्टिकोण। जाति के अध्ययन के दृष्टिकोण। और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे जाति गतिशीलता। और इसके साथ जाति का भविष्य। और फिर प्रभु जाति की अवधारणा। और नेक्स्ट जजमानी व्यवस्था। यानी अगर आप भारतीय जाति व्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले आपको इन सभी डायमेंशन को समझना पड़ेगा। और बिना इन सभी डायमेंशन को समझे हम जाति व्यवस्था की जो संपूर्णता का अध्ययन है, ये जाति व्यवस्था के संपूर्ण जो एस्पेक्ट है वो सारे एस्पेक्ट का अध्ययन हम नहीं कर सकते। हम पूरी तरह से जाति व्यवस्था को समझने में सक्षम नहीं हो सकते हैं जब तक कि हम जाति व्यवस्था के अंतर्गत इस प्रमुख एस्पेक्ट का अध्ययन नहीं करें। इसलिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपने एंथ्रोपोलॉजी विषय रखा है और एंथ्रोपोलॉजिकल दृष्टिकोण से अगर आप जाति का अध्ययन कर रहे हैं तो आपको इन सभी डायमेंशन को ध्यान में रखना चाहिए और इनके बीच का जो इंटररिलेशन है उसको भी समझने का प्रयास करना चाहिए। तभी आप जाति व्यवस्था को संपूर्णता में समझ सकते हैं। अब इसके अध्ययन के अंतर्गत अगर हम सिंपली बात करें कि जाति किसको कहते हैं, राइट, जो आमतौर पर आप लोग समझते होंगे कि जाति ये चीज़ है। और चूँकि हम लोग सभी जाति के संसार में ही निवास करते हैं और इसलिए हर किसी की अपनी अपनी जाति के संबंध में समझ होती है। बट एंथ्रोपोलॉजिकल जो दृष्टिकोण है उसके अंतर्गत हम जाति को जब समझने का प्रयास करते हैं तो पहला इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जाति भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रिया है। ये भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत भारतीय समाज को कई पदसोपानिक जातियों में विभाजित किया जाता है, राइट। यानी भारतीय समाज में जितनी जातियां हैं उनको एक पदसोपानिक संबंधों के अंतर्गत उस पदसोपान के अंतर्गत उनके स्थान का निर्धारण करते हैं। और इस तरह से जाति व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक जातियों को एक पदसोपानिक स्थान प्राप्त होता है और इस सामाजिक स्तरीकरण के अंतर्गत ये पदसोपान बहुत इम्पॉर्टेंट है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जाति को समझने में कि जाति की यह सामाजिक स्तरीकरण पवित्रता एवं अपवित्रता
की अवधारणा पर आधारित होती है। यानी जाति में जो सामाजिक स्तरीकरण है वो प्योरिटी एंड पॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट पर आधारित है, और इसलिए जो जातियाँ जितना प्योर वर्क करती है वह जाति पद सोपान के भीतर उच्च स्थान पर रहता है, और जो जातियाँ पॉल्यूटेड वर्क करती है, इम्प्योर वर्क करती है, वह जाति पद सोपान में निम्न स्थान पर रहती है। तो इस तरह से जो सामान्य रूप में आप जाति को समझने का प्रयास करते हैं, इसमें यह सामाजिक स्तरीकरण का माध्यम है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जाति व्यवस्था भारतीय समाज की आधारभूत संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक इकाई है। ध्यान ये रखना है कि दो चीज़ आपको समझना है। पहला चीज़ कि जो जाति व्यवस्था है ये भारतीय समाज की आधारभूत संरचना की जानकारी हमें प्रदान करती है। जो हमारा बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो हमारी सोसाइटी का है, इस फंडामेंटल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी हमें जाति व्यवस्था के माध्यम से मिलती है। दूसरा चीज़ है कि जाति एक इंस्टीट्यूशन भी है भारतीय समाज में। जब जाति को आप समझने का प्रयास करेंगे तो जाति भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण संस्था है जो भारतीय समाज में कई महत्वपूर्ण प्रकारों का संपादन करती है, और इसलिए जाति भारतीय समाज की आधारभूत संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक इकाई है। और इस तरह से आप जाति को परिभाषित कर सकते हैं, जाति को समझ सकते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है इस टॉपिक के अंतर्गत वो है कि जाति व्यवस्था की क्या विशेषता है, जाति की विशेषता क्या है। तो जाति की विशेषता के अंतर्गत जो पहला इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जाति के भीतर पद सोपानिक संबंध पाया जाता है। राइट, यानी हायरार्की जो है कास्ट की एक प्रमुख विशेषता है, जिसके माध्यम से विभिन्न जातियों को जाति व्यवस्था के अंतर्गत उनके लिए स्थान का निर्धारण किया जाता है, और इसलिए जातियों के बीच पद सोपानिक संबंध पाया जाता है। यह जाति व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट विशेषता है जाति व्यवस्था की, इसके अंतर्गत प्रत्येक जातियों का एक वंशानुगत पेशा होता है। राइट, यानी जाति व्यवस्था के अंतर्गत जितनी जातियां हैं उन सभी जातियों की एक वंशानुगत परंपरागत पेशा होगी, और पेशा जो है जाति के आधार पर निर्धारित होती है। इसलिए यह दूसरी प्रमुख विशेषता जाति की है। तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जाति की सदस्यता जन्म के द्वारा निर्धारित होती है। यानी जाति की जो सदस्यता है वह जन्म के द्वारा निर्धारित होगी। यानी जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है उसी जाति का वह व्यक्ति माना जाता है, और इसलिए जाति के अंतर्गत जन्म ही व्यक्ति के जाति का निर्धारण करती है, और जन्म के आधार पर ही व्यक्ति के समाज में सामाजिक प्रस्थिति का निर्धारण होता है। यानी जाति व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है प्रदत्त परिस्थिति, एस्क्राइब्ड पोजीशन। एस्क्राइब्ड पोजीशन प्रदत्त परिस्थिति का मतलब क्या हुआ कि जाति व्यवस्था के अंतर्गत जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है उस जाति के अनुरूप समाज में उसकी सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण होता है। यानी व्यक्ति के स्टेटस का निर्धारण जाति के आधार पर होता है। उदाहरण स्वरूप आप समझ सकते हैं कि अगर व्यक्ति ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया तो वह ऊंचा माना जाता है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत उसकी सामाजिक परिस्थिति उच्च मानी जाती है,
और अगर दलित के घर जन्म ले लिया तो उसकी सामाजिक परिस्थिति निम्न मानी जाती है। नेक्स्ट जो जाति की विशेषता है उसमें यह अंतःविवाही समूह है। अंतःविवाही समूह है, यानी एक जाति का व्यक्ति अपने जाति के भीतर ही विवाह करता है और इसलिए जाति भारतीय समाज में एक बहुत ही प्रभावशाली अंतःविवाही समूह का कार्य करता है। इसके साथ ही जातियों के बीच का संबंध जो है यह पवित्रता एवं अपवित्रता के आधार पर निर्धारित होता है, यानी शुद्धता एवं अशुद्धता की अवधारणा जाति व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है और इसलिए जातियों के बीच का जो संबंध है उस संबंध के निर्धारण में प्यूरिटी एंड पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है और इसके बिना आप जाति व्यवस्था को नहीं समझ सकते। इसके साथ ही साथ जातियों के बीच सीमित संपर्क, राइट, क्योंकि जातियां एक दूसरे से न्यूनतम दूरी बनाए रखती है और इस कारण से जातियों के बीच लिमिटेड संपर्क होता है। ये जाति व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। इसके साथ ही साथ हम अगर जाति को समझने का प्रयास करते हैं तो जजमानी व्यवस्था जाति व्यवस्था की एक प्रकार्यात्मक विशेषता है और फिर जाति पंचायत ये भी जाति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है और फिर प्रदूषण की अवधारणा, राइट। तो जब आप जाति को समझने का प्रयास करें तो ध्यान में ये रखें कि भारत की जाति व्यवस्था में ये सभी विशेषताएं पाई जाती है और इन विशेषताओं के परिप्रेक्ष्य में ही हम जाति व्यवस्था को समझ सकते हैं और इसलिए भारतीय जो जाति व्यवस्था है इस जाति व्यवस्था की यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है और इस तरह से हम इन विशेषताओं के परिप्रेक्ष्य में जाति व्यवस्था की विशेषता को समझने का प्रयास करते हैं। इसके बाद जब हम जाति व्यवस्था को अध्ययन करने का प्रयास करते हैं तो इसके अंतर्गत हम जाति के स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं। इसके अध्ययन के अंतर्गत पहला चीज़ तो ये है कि जाति के बीच पद सोपानिक संबंध पाया जाता है, राइट। हायरार्किकल रिलेशन पाया जाता है विभिन्न जातियों के बीच और इसलिए जाति की संरचना को जाति व्यवस्था के भीतर जो पद सोपानिक संबंध है उस पद सोपानिक संबंधों के दायरे में ही हम समझ सकते हैं। समान तौर पर लगता है कि भारत की जो जाति व्यवस्था है इसकी संरचना बहुत सरल है, लेकिन वास्तव में जाति व्यवस्था की संरचना बहुत ही जटिल है जिसको हम लोग अभी देखने का प्रयास करेंगे। एक तो जब जाति की संरचना को समझने का प्रयास करते हैं तो पहला ये है वर्ण प्रारूप। वर्णा मॉडल। तो वर्णा मॉडल के अंतर्गत जो जाति है इसकी संरचना, इसकी जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंतर्गत हमें एक विभाजन है ब्राह्मण, दूसरे स्थान पर क्षत्रिय, तीसरे स्थान पर वैश्य और चौथे स्थान पर शूद्र।
यानी वर्णा मॉडल का जो जाति की संरचना है, उस जाति की संरचना के अंतर्गत जातियों को 4 प्रमुख वर्णों में विभाजित किया गया है और इन वर्णों के अंतर्गत कई जातियां शामिल हैं। लेकिन समान तौर पर यह माना जाता है कि इसमें ब्राह्मण सबसे ऊपर और शूद्र सबसे नीचे है। ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय और उसके बाद वैश्य आता है। और फिर इस वर्णा मॉडल का जो संरचना है, इसको 2 भाग में हम बांटते हैं, एक द्विज और दूसरा गैर द्विज। यानी द्विज जाति के अंतर्गत हम ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को शामिल करते हैं और गैर द्विज जाति के अंतर्गत हम शूद्र को शामिल करते हैं। वर्णा मॉडल के बाहर एक और जाति का ग्रुप है जिसको हम अस्पृश्य के रूप में जानते हैं। यानी 5वां जो ग्रुप है, ये चतुर्वर्ण व्यवस्था के बाहर है, जिसको अनटचेबल कहते हैं। तो ये सामान्य जो जाति का जो संरचना है, वो वर्णा प्रारूप का जाति का जो संरचना है, यह सिंपल है, सरल है। और इसमें जो विभाजन है द्विज और गैर द्विज के रूप में, तो द्विज जो है ये जनेऊ धारण कर सकता है और ये नहीं धारण कर सकता है। एक तो हायरार्की आपको ये ध्यान में रखना है। लेकिन वास्तव में जब हम जाति की संरचना का अध्ययन करते हैं, जो जाति प्रारूप है, तो इस जाति प्रारूप में जाति की संरचना ये बहुत जटिल है। क्यों जटिल है? तो यहाँ जो जाति है, प्रत्येक जाति के भीतर कई उपजाति है। ये ध्यान में रखना है कि जब हम जाति की संरचना को समझने का प्रयास करते हैं, तो केवल हमें वर्ण प्रारूप के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के पदसोपानिक संबंधों का अध्ययन कर ही जाति की संरचना को नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि जो जाति प्रारूप है, जो कास्ट मॉडल है, इस कास्ट मॉडल के अंतर्गत एक तो हजारों की संख्या में जातियां हैं और प्रत्येक जाति में उपजाति भी है। और प्रत्येक जाति के भीतर जो उपजाति है, उनके बीच भी हायरार्की है, उनके बीच भी पदसोपानिक संबंध है। जैसे अगर हम बात करें तो ब्राह्मण, तो जो ब्राह्मण जाति है, इस ब्राह्मण जाति के अंतर्गत जो समान रूप से अगर हम विभाजन करें तो 2, एक तो जो लोग पूजा पाठ कराते हैं, राइट, और दूसरा जो मृतक संस्कार कराते हैं। तो ये पूजा पाठ कराने वाले जो ब्राह्मण होते हैं, वे ब्राह्मण स्वयं को मृतक संस्कार कराने वाले ब्राह्मण से ऊंचा मानते हैं और यहाँ तक कि मृतक संस्कार कराने वाले ब्राह्मण के साथ ये भेदभाव भी करते हैं। इसलिए ब्राह्मण कहने का मतलब, ब्राह्मण अगर आप जाति की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण जाति पूरी तरह से समतामूलक समाज है। उसके बीच अलग अलग उपजातियां हैं और उनके बीच भी हायरार्की है, उनके बीच भी पदसोपानिक संबंध है। और इसलिए जब जाति व्यवस्था को हम समझने का प्रयास करते हैं, उनकी संरचना को समझने का प्रयास करते हैं, तो यह बड़ा ही जटिल है। इसके अलावे भी अगर हम देखें कि ब्राह्मण जाति के अंतर्गत जो उपजाति है, जैसे हम चतुर्वेदी की बात करते हैं, तो चतुर्वेदी त्रिवेदी से ऊंचे माने जाते हैं और त्रिवेदी द्विवेदी से ऊंचे माने जाते हैं। जो चतुर्वेदी हैं वो स्वयं को त्रिवेदी से ऊंचा मानते हैं और त्रिवेदी स्वयं को द्विवेदी से ऊंचा मानते हैं। इवन
कि कई ब्राह्मण जो समुदाय है, उस ब्राह्मण समुदाय में पॉइंट्स की अवधारणा है और 20 पॉइंट वाले ब्राह्मण स्वयं को 19 पॉइंट वाले ब्राह्मण से ऊंचा मानते हैं। और इसलिए कभी भी जब जाति व्यवस्था को हम समझने का प्रयास करते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक जाति के भीतर की उपजातियां हैं, उनके बीच जो संबंध है, जो समतामूलक संबंध है, ऐसा नहीं है। उनके बीच भी हायरार्की है, उनके बीच भी पद सोपान है। ब्राह्मण के अतिरिक्त अगर आप देखेंगे तो आमतौर पर जो मध्यवर्ती जातियां हैं, इन मध्यवर्ती जातियों के बीच पदसोपान को लेकर आपस में संघर्ष होता है। और यह पदसोपान जो है, जाति पदसोपान जो है, पूरी तरह से अस्पष्ट हो जाती है। क्योंकि ब्राह्मण के बाद जहाँ क्षत्रिय जाति होने का दावा राजपूत जाति करती है, तो क्षत्रिय होने का दावा अन्य कई जातियाँ भी करती है। जैसे यादव लोग स्वयं को जदवंशी क्षत्रिय के रूप में प्रेजेंट करते हैं, तो कोयरी कुर्मी जाति के लोग भी स्वयं को लौह कुश के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो इन जातियों के द्वारा भी यह दावा है कि हम क्षत्रिय हैं। और बीच का जो मध्यवर्ती जो जाति है, इसकी जो संरचना है, ये संरचना पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, इसमें जटिलता है। और ये जो जटिलता है पदसोपान को लेकर, ये पदसोपान भी आपका पवित्रता एवं अपवित्रता के आधार पर निर्धारित होता है। पवित्रता के आधार पर और अपवित्रता के आधार पर। और ये पवित्रता और अपवित्रता का निर्धारण काम के आधार पर भी होता है, क्योंकि जो जातियाँ शुद्ध काम करती है वह जाति व्यवस्था में स्वयं को ऊंचा मानती है, और जो जातियाँ अशुद्ध काम करती है जाति व्यवस्था में उन्हें निम्न स्थान प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही कच्चा पक्का भोजन का भी कॉन्सेप्ट है कि ब्राह्मण जो है, जिन जातियों के घरों से कच्चा भोजन खाता है वे जातियाँ ऊंची मानी जाती है, और जिन जातियों से कच्चा भोजन ग्रहण नहीं करता है वह जाति निम्न मानी जाती है। तो यहाँ पर मध्यवर्ती जातियों के बीच का संबंध तो जटिल है ही। जब आप निम्न जातियों में अगर आप बात करेंगे तो उनके बीच भी पदसोपानिक संबंध है। हम प्रत्येक जाति के बीच के उपजाति के बीच पदसोपानिक संबंध तो है ही, निम्न जातियों के बीच भी पदसोपानिक संबंध है। जैसे बिहार के चमार जाति के लोग स्वयं को अन्य अस्पृश्य जातियों से ऊंचा मानते हैं। इसी प्रकार की महाराष्ट्र के जो महार जाति के जो लोग हैं वो अन्य अस्पृश्य जातियों से स्वयं को ऊंचा मानते हैं। इसी प्रकार का कंडीशन उत्तर प्रदेश के जाटो लोगों का है, जो स्वयं को अन्य अस्पृश्य जातियों से ऊंचा मानते हैं। और इस कारण से आप देखेंगे कि जाति व्यवस्था के अंतर्गत जो जाति की संरचना है, उसमें संरचना इतनी जटिल है कि कौन सबसे ऊंचा है और बीच में कौन है, और बीच में भी किसका पोजीशन जाति व्यवस्था में ऊंच है, निम्न है, और सबसे निम्न कौन सा है, ये अलग अलग क्षेत्रों में एक तो अंतर प्रदर्शित करता है, और एक क्षेत्र के भीतर भी अंतर प्रदर्शित करता है, और एक क्षेत्र के भीतर भी विभिन्न जातियों के अपने दावे और प्रतिदावे होते हैं, जिसको जहाँ एक जाति स्वयं स्वीकार करता है तो वह दूसरे के दावे को रिजेक्ट करता है। और इस कारण से जब आप जाति व्यवस्था की संरचना को समझने का प्रयास करते हैं तो यह एक जटिल संरचना है। और इसलिए जब भी आपको जाति व्यवस्था का अध्ययन करना है, उसकी संरचना का अध्ययन करना है, तो यह एक बहुत ही जटिल संरचना है। और इस संरचना के अध्ययन के माध्यम से भी हम भारत की जाति व्यवस्था को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं।